नमस्कार। कभी सोचा है कि एक लंबा और सेहतमंद जीवन जीने का पूरा ब्लूप्रिंट एक 2000 साल पुरानी किताब में मिल सकता है? आज हम बात करने वाले हैं चरक संहिता की, एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ जो हमें स्वास्थ्य को देखने का एक हैरान कर देने वाला व्यवस्थित नजरिया देता है। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। क्या वाकई एक प्राचीन किताब में हमारी आज की जिंदगी के लिए सेहत का कोई राज छिपा हो सकता है? यही सवाल हमें सीधे चरक संहिता की दुनिया में ले जाता है, जो आयुर्वेद की नींव का एक मजबूत पत्थर है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, चरक संहिता सिर्फ कोई पुरानी धूल फांकती किताब नहीं है, बल्कि ये इंसान के स्वास्थ्य के लिए बनाया गया एक बेहद मुनज़्ज़म और तार्किक ब्लूप्रिंट है। एक गाइड जो हमें सिखाती है कि अपने शरीर की भाषा को कैसे समझें और उसे संतुलन में कैसे रखें। तो आखिर ये चरक संहिता है क्या? इसे आयुर्वेद का एक प्रमुख स्तंभ समझिए। ये सिर्फ जड़ी बूटियों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरी मेडिकल सिस्टम है। और इसकी खास बात यह है कि ये सिर्फ लक्षणों को दबाने की बात नहीं करती, बल्कि बीमारी की जड़ तक जाकर उसके स्थायी इलाज पर ध्यान देती है। इस पूरे सिस्टम का जो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है, वो है शरीर की सफाई। क्योंकि इसके मुताबिक कोई भी दवा, कोई भी इलाज तब तक ठीक से काम नहीं कर सकता जब तक कि शरीर अंदर से साफ ना हो। चरक संहिता इसे पंचकर्मा कहती है, एक तरह का सिस्टम रिबूट जो शरीर को गहरी सफाई के लिए तैयार करता है। पंचकर्म, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसका मतलब है 5 क्रियाएं। एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड प्रक्रिया है जिसका एक ही मकसद है शरीर में जमा हुए जहरीले पदार्थों को बाहर निकालना। आयुर्वेद में इन्हें दोष कहते हैं, मतलब वो चीजें जो शरीर में गड़बड़ी पैदा करती हैं। पंचकर्म का लक्ष्य शरीर को उसकी नेचुरल हेल्दी स्टेट में वापस लाना है। लेकिन देखिए, असली सफाई से पहले शरीर को बहुत ध्यान से तैयार किया जाता है। स्नेहन यानी औषधीय तेलों का इस्तेमाल और स्वेदन यानी पसीना निकालने की प्रक्रिया, इन तरीकों से शरीर के टिश्यूज में गहरे जमे हुए टॉक्सिन्स को ढीला किया जाता है, उन्हें पिघलाया जाता है और पाचन तंत्र की तरफ लाया जाता है, ताकि उन्हें शरीर से आसानी से बाहर निकाला जा सके। और ये हैं वो 5 मुख्य क्रियाएं: वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण। इनमें से हर एक क्रिया शरीर के एक अलग हिस्से और एक अलग रास्ते को टारगेट करती है। मतलब ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है जो ये पक्का करती है कि शरीर की सफाई हर लेवल पर पूरी तरह से हो। और अब जरा इस सिस्टम की बारीकी और गहराई देखिए। पंचकर्म के बाद जब शरीर कमजोर होता है तो उसे ठीक होने में मदद करने के लिए चरक संहिता 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 28 तरह के औषधीय दलिया यानी यवागु के बारे में बताती है। और मजे की बात यह है कि हर एक का अपना एक खास मकसद है। और ये सिर्फ एक रैंडम लिस्ट नहीं है, इसके पीछे एक जबरदस्त लॉजिक है। संहिता कहती है कि सफाई की प्रक्रिया के बाद सबसे पहली दिक्कत दर्द हो सकती है, इसलिए जो पहला खाना दिया जाना चाहिए वो शूलनाशक यानी दर्द को खत्म करने वाला होना चाहिए। ये दिखाता है कि यह सिस्टम कितना तर्कसंगत और पूरी तरह से मरीज की जरूरतों पर फोकस था। अच्छा, तो एक बार जब शरीर पूरी तरह से साफ हो जाता है तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है उसे फिर से बनाना, उसे मजबूत करना। और यहीं पर रसायन का कॉन्सेप्ट सामने आता है, यानी कायाकल्प और जीवन शक्ति को फिर से जगाने का विज्ञान। रसायन का लक्ष्य सिर्फ बीमारियों को ठीक करना नहीं है, इसका असली मकसद शरीर को एक्टिव तरीके से रीबिल्ड करना, उसे इतना मजबूत बनाना कि भविष्य में बीमारियां पास ही ना आएं। ये सेहत के लिए एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, रिएक्टिव नहीं। और रसायन के फायदे देखिए कितने गहरे और चौतरफा हैं। ये सिर्फ शारीरिक ताकत पर नहीं, बल्कि मानसिक स्पष्टता, याददाश्त और यहां तक कि त्वचा और आवाज पर भी ध्यान देता है। मतलब इंसान का एक संपूर्ण कल्याण। अब इस रसायन के कॉन्सेप्ट को और भी ठोस बनाने के लिए चरक संहिता एक जबरदस्त उदाहरण देती है, आंवला की, यानी हमारा अपना भारतीय आंवला। इसे एक बहुत ही शक्तिशाली कायाकल्प करने वाली औषधि माना गया है। अब ये एक बहुत ही पावरफुल दावा है ना? चरक संहिता का कहना है कि आंवले से बने एक खास रसायन का अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये एक इंसान को 100 साल का सेहतमंद और ऊर्जा से भरा जीवन दे सकता है, वो भी बुढ़ापे की कमजोरियों के बिना। और देखिए, ये कोई साधारण नुस्खा नहीं है कि बस आंवला खा लिया। ये एक बहुत ही जटिल और सटीक प्रक्रिया है जो महीनों तक चलती है। आंवला और पिपली को प्रोसेस करके शहद और घी के साथ मिलाकर मिट्टी के बर्तन में सील किया जाता है और फिर 6 महीने के लिए जमीन के नीचे गाड़ दिया जाता है।
ये धीमी प्रक्रिया शायद औषधि को पूरी तरह से शक्तिशाली बनने का मौका देती है, और ये इस बात का सबूत है कि ये एक बहुत ही सटीक विज्ञान था। लेकिन सिर्फ अच्छी दवाइयां या जड़ी बूटियां ही काफी नहीं हैं। चरक संहिता इस बात पर बहुत जोर देती है कि इन इलाजों को लागू करने के लिए जो ज्ञान और विवेक चाहिए, वो दवाइयों से भी ज्यादा जरूरी है। और यहीं पर एक डॉक्टर, एक चिकित्सक की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। इस कला को युक्ति कहा जाता है। इसका मतलब है कि आयुर्वेद कोई वन साइज फिट्स ऑल वाली प्रणाली नहीं है। एक सफल इलाज के लिए ज्ञान के समझदारी भरे और व्यक्तिगत इस्तेमाल की जरूरत होती है, जो हर मरीज के लिए अलग अलग हो। तो ये सिर्फ विज्ञान नहीं, बल्कि एक कला भी है। और युक्ति की ये कला 2 स्तंभों पर टिकी है, मात्रा यानी सही डोज और काल यानी सही समय। सफलता इन दोनों के सटीक तालमेल पर ही निर्भर करती है, क्योंकि सोचिए, गलत समय पर दी गई सबसे अच्छी दवा भी जहर बन सकती है। और अंत में संहिता कहती है कि एक चिकित्सक का सबसे बड़ा गुण उसकी स्मृति या ज्ञान है। इसका मतलब है अनुभव, याददाश्त और विवेक। कोई मशीन या किताब कभी एक महान डॉक्टर की जगह नहीं ले सकती। ये जो मानवीय समझ है, ये बेहद जरूरी है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हमने सफाई, फिर से निर्माण और फिर विवेक से इलाज करने के सिद्धांतों को देखा है। जब हम इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं तो सेहत और जीवन के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट उभर कर सामने आता है। तो ये पूरी प्रणाली एक तरह से इन 3 सरल कदमों में सिमट जाती है। सबसे पहले पंचकर्म से शरीर को शुद्ध करें ताकि एक क्लीन स्लेट तैयार हो। फिर रसायन से उसका पुनर्निर्माण करें, और अंत में युक्ति का इस्तेमाल करके इन इलाजों को समझदारी से हर व्यक्ति के हिसाब से लागू करें। ये एक बहुत ही लॉजिकल और संपूर्ण रास्ता है। तो अंत में सवाल यही है, क्या स्वास्थ्य को देखने का ये प्राचीन खाका हमें आज अपनी सेहत को देखने का कोई नया तरीका दे सकता है? शुद्धि, पुनर्निर्माण और व्यक्तिगत देखभाल का ये विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2000 साल पहले था। शायद आज की भागदौड़ में हमें कभी-कभी रुककर पीछे देखने की जरूरत है।